हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और ये जो मॉडल्स ऑफ करिकुलम है ये आपके बीएड सेकेंड ईयर में आपका जो पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज इस वीडियो में हम जो मॉडल कवर करेंगे वो है ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ और मॉडल्स हैं, दो तीन मॉडल्स और इम्पोर्टेंट है, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ग्रास रूट मॉडल है इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसके स्टेप्स वगैरह सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अब आज की हमारी वीडियो ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रास रूट मॉडल के बारे में। The grassroots model of curriculum refer to an approach in which the design, development, and implementation of the educational curriculum are driven by the needs, experience, and perspective of the teacher, student, and other stakeholders who are directly involved with the use of curriculum। अब जो ग्रास रूट मॉडल है हमारा, इसमें हम जो करिकुलम है तो वो किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। हम करिकुलम का डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो उसमें इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, या फिर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो उस करिकुलम का यूज़ करेंगे, तो ये उनकी नीड्स है, उनके एक्सपीरियंस और उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू क्या है, उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये जो मॉडल, ये जो करिकुलम है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है दिस मॉडल इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। ये जो बॉटम अप अप्रोच है यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये दूसरे मॉडल से डिफरेंसेस जो जब हम देखते हैं तो उसमें ये पॉइंट भी आता है। ये मॉडल जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच हम इसको क्यों बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखो आप। दिस मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच in which decision making authority is distributed among the different stakeholders। इसको हम बॉटम टू टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि टॉप पर जो अथॉरिटी बैठी है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी मनमर्जी से जो है करिकुलम है वो बना देगी, ऐसा नहीं होता। ये बॉटम से टॉप चलती है। इसमें जो टीचर है वो देखता है, टीचर के अलावा जो और दूसरे स्टेक होल्डर्स है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक प्रोसेस इसमें चलता है, इसलिए हम इसको बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द गोल ऑफ ग्रास रूट मॉडल इज टू क्रिएट अ करिकुलम दैट इज रिलेवेंट, मीनिंगफुल एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी रेदर देन बीइंग इम्पोज्ड फ्रॉम द अबव। ये इसका जो मेन हम देख सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें जो करिकुलम डेवलप किया जाता है वो इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो हमारी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, स्टूडेंट्स है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो रिलेवेंट हो, मीनिंगफुल हो उनके लिए। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर अथॉरिटी बैठी है और वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी जो करिकुलम बनाकर है वो दूसरों पर इम्पोज कर देगी, थोप देगी, ये चीज़ नहीं होता। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच का यूज़ है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हिल्डा टाबाज मॉडल इज बेस्ड ऑन द ग्रास रूट अप्रोच। जो हिल्डा टाबा का जो मॉडल है वो ग्रास रूट मॉडल है, इसी अप्रोच पर वो बेस्ड है। द मॉडल एम्फेसाइज्ड ए कोलैबोरेटिव एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द कम्युनिटी मेंबर्स। ये वही बात आ गई, हिल्डा टाबा का जो मॉडल है वो भी क्या है, ग्रास रूट मॉडल है। और वो भी सभी जो जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए और जो कम्युनिटी मेंबर हैं, इन सबको इंक्लूड करता है जब हम करिकुलम को क्या है डेवलप करते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं इस मॉडल में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेमोक्रेटिक इन नेचर। डेमोक्रेटिक क्यों है, डेमोक्रेटिक इन नेचर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, हर एक मेंबर को जो कम्युनिटी का है, सोसाइटी का, उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक लोग अथॉरिटी में बैठे हैं और वो अपनी मनमर्जी से अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करिकुलम है वो बना रहे हैं, नहीं। इसमें टीचर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, अदर कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का भी सेम है क्योंकि इसमें जो सारा प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। ये बॉटम से चलता है, ऊपर टॉप तक जाता है। पहले टीचर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, ऊपर जो और अथॉरिटी बैठी है, तो इस तरीके से।
हम इसको बोल सकते हैं कि एक इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल। चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स है उनको सबसे पहले रखा जाता है। उनकी जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो फिर आगे डेवलप किया जाता है। रिलेवेंट टू द नीड्स, ये स्टूडेंट्स हो गया, सोसाइटी हो गया, सबकी नीड्स को ध्यान में रखकर इसमें करिकुलम डेवलपमेंट है वो किया जाता है। और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मेंबर्स है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है। अब जो इस क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ शुरू होती है, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है इसके स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन हेल्थ डाटा या फिर ग्रास रूट मॉडल्स। इसमें 7 स्टेप है, इसको हम 7 स्टेप मॉडल भी बोलते हैं। ये 7 के 7 स्टेप आपको याद रखने हैं और इसी सीरीज में याद रखने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वह डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स नीड। सबसे पहले हम जो लर्नर की नीड है उसका डायग्नोसिस करते हैं। The teacher who is also the curriculum designer starts the process by identifying the needs of the student for whom the curriculum is to be planned। इसमें जो टीचर है, टीचर क्या है? करिकुलम के डिज़ाइनर का भी रोल प्ले करता है। वो इस प्रोसेस को शुरू करता है। सबसे पहले वो देखता है स्टूडेंट्स की नीड्स को, उनको आइडेंटिफाई करता है, जिसके अकॉर्डिंग फिर करिकुलम को आगे हम प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनेबल टू थिंक क्रिटिकली। जैसे टीचर को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेजोरिटी ऐसी है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप नहीं हुई, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, तो फिर जो करिकुलम प्लानिंग होगी वो इस अकॉर्डिंग होगी कि उन स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप की जा सके। डायग्नोसिंग लर्नर्स नीड्स इन्वॉल्व द टीचर्स आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी। है वही बात आ गई। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसमें हम जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी नीड को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। और इस प्रोसेस को कौन करता है? जो टीचर है वो करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर द टीचर हैज आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द लर्नर that require attention, he or she specifies the objective by which needs will be fulfilled। अब नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने पता लगा लिया भी ये जो नीड्स है इनको क्या है, इनको सेटिस्फाई किया जाना चाहिए, इनको फुलफिल करना जरूरी है, यानी कि उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन है वो होता है। इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू वो नीड्स है उनको हम क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। इसके बाद थर्ड इसका जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। द ऑब्जेक्टिव्स selected or created suggest the subject matter or content of the curriculum। अब हमने नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको डिटरमाइन कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम जो करिकुलम का जो कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं? फिर उसको सजेस्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो करिकुलम का जो कंटेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स होगा। Not only the objective and content should match, but also the validity and significance of the chosen content needs to be determined। यानी कि जो हम कंटेंट है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? रिलीवेंट भी होना चाहिए, ना सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो बल्कि वो टाइम और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग रिलीवेंट भी होना चाहिए। तो ये था हमारा थर्ड इसमें जो स्टेप आता है। इसके बाद आता है इसका फोर्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। अब हमने कंटेंट को सिलेक्ट भी कर लिया, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है कि हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। अ टीचर कैन नॉट जस्ट सेलेक्ट कंटेंट बट मस्ट ऑर्गेनाइज इट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मैच्योरिटी ऑफ लर्नर, देयर एकेडमिक अचीवमेंट एंड देयर इंटरेस्ट। अब सिर्फ इतना इसमें इतना ही काफ़ी नहीं होता कि हमने कंटेंट को क्या है सेलेक्ट कर लिया। हम कितना ही अच्छा कंटेंट है उसको सिलेक्ट कर लें, वो उसकी इम्पोर्टेंस तब तक हमारे सामने नहीं आएगी, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा जब तक हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ही ना करेंगे। तो जब कंटेंट सेलेक्ट हो गया उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी एक सीक्वेंस बनाते हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइज करते समय
जो लर्नर है उनकी मैच्योरिटी, उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स, उनकी क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे 5th क्लास के बच्चे हैं तो उनका जो करिकुलम होता है, उनके लिए जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया वो उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, उनके स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो 5th क्लास का बच्चा है हम उसको 10th क्लास का जो सिलेबस है वो उस पर थोप देंगे। तो इसलिए इसमें ये जो कंटेंट है इसका प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट और 5th स्टेप, ये है सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। Content must be presented to the student and they must be engaged with the content. At this point, the teacher should select appropriate instructional methodology that will involve the student with the content. Organization of content के बाद ज़रूरी क्या है कि जो टीचर है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी, प्रॉपर जो टीचिंग अप्रोच है उसको यूज़ करे ताकि वो सभी स्टूडेंट्स को क्या है उसमें इन्वॉल्व कर पाए। तो ये होता है हमारा 5th स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। द लर्निंग एक्टिविटीज़ बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए सीक्वेंस डिपेंडिंग ऑन द बोथ कंटेंट सीक्वेंस एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है उनको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसमें जो लर्नर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी चॉइसेस और जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया था उसकी जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग जो हम लर्निंग एक्टिविटीज़ है उनको फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। द करिकुलम प्लानर दैट इज़ द टीचर मस्ट डिटरमाइन व्हाट ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड। यानी कि इसके बाद सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो इवैल्यूएशन के थ्रू ये चीज़ें देखे भी जो हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए थे उनमें से कितने ऑब्जेक्टिव्स को हमने फुलफिल किया, कितने वो क्या है अकम्पलिश्ड हुए, उनको हमने कंप्लीट किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इवैल्यूएशन है इसमें देखी जाती हैं। तो ये जो आपका ग्रास रूट मॉडल है उसके 7 स्टेप्स थे। जब हम इसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसको प्लान करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो ये सातों के सातों स्टेप आपने इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आपको डेफिनेटली ये सातों स्टेप उसमें लिखने ही लिखने हैं। इसके बाद हम इसके देखते हैं कुछ मेरिट्स। सबसे पहले बात करता है कम्युनिटी इंगेजमेंट की। ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने इसके पहले भी बताया था कि इसमें जो सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट इसमें डेफिनेटली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का भी मैंने बता दिया अभी ये क्यों मॉडल है जो फ्लेक्सिबल है वो होता है। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें इंक्लूसिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है क्योंकि इसमें हर एक जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स को सामने रखकर, ध्यान में रखकर हम जो करिकुलम है उसको प्लान करते हैं। और डाइवर्सिटी की जहाँ तक बात है तो इसमें जो डाइवर्स स्टूडेंट है, बहुत जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उन सबकी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो करिकुलम है वो प्लान किया है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, इन दोनों ही बातों का इस ग्रास रूट मॉडल में ध्यान रखा जाता है। इनहेंस्ड मोटिवेशन बच्चों को मिलता है क्योंकि वो इसमें एक्टिवली इंगेज होते हैं, इसलिए जो उनका जो मोटिवेशन है उसको भी क्या है एक तरीके से इन्हेंस करता है। लोकल इश्यूज आ जाते हैं इसमें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है वो भी ग्रास रूट मॉडल के थ्रू हम क्या है अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी मेरिट्स है। जब ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में 15-16 मार्क्स का आता है तो इनको आपको क्या है फिर आगे एक्सप्लेन भी करना है। जैसे मैंने पॉइंट्स बता दिए, इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करोगे। इसके बाद लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डीमेरिट्स ऑफ ग्रास रूट मॉडल। इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें जैसे टीचर हैं, कम्युनिटी मेंबर हैं, वो सारे इंगेज होते हैं, वो क्या है प्रॉपरली मतलब एक्सपर्ट नहीं होते। तो इसलिए हम बोल सकते हैं भी इसमें जो एक्सपर्ट्स है वो थोड़ा मतलब उनकी कमी एक तरीके से देखी जा सकती है करिकुलम प्लान करते समय। इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स, इसमें जो स्टैंडर्ड्स हम निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसकी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी भी देखी जा सकती है। लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये क्या है बॉटम टू टॉप अप्रोच है। हम इसमें नीचे से करते हुए ऊपर तक जाते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो ये था आज का हमारा ग्रास रूट मॉडल। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो आपने इसी सीक्वेंस में करना है। इसको सबसे पहले आप ग्रास रूट मॉडल के बारे में बताओगे, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे, फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके 7 स्टेप्स है उसको बताओगे, इसके बाद इसकी थोड़ी थोड़ी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखोगे।
और जो बाकी मॉडल्स है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के 2-3 और इम्पोर्टेंट मॉडल है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे।